वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़िलासफ़ी के पास पेपर को जो कि 2019 में आया था उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और लेट्स सी कि इसका पहला क्वेश्चन कौन सा था जी। तो इसका पहला क्वेश्चन आया था कि होम्योपैथी की तारीफ़ करें और इसके बुनियादी कवानीन को तफसीलन बयान करें। इनके होम्योपैथी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके जो रूल्स थे और जो रेगुलेशंस थे वो कौन से थे। तो लेट्स सी कि होम्योपैथी के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हम बताने हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथी क्या है। देखिए, होम्योपैथी जो है ये दो, अगर हम इसको तोड़ें तो ये दो चीज़ों का मजमूआ है। होम्यो का मतलब जो होता है ना, ये सेम होता है, और पैथी कहते हैं डिजीज़ को। ठीक है, और ये जो होम्योपैथी है ये लफ्ज़ उर्दू का नहीं है, बल्कि ये जो एक पूरा लफ्ज़ है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, यूनानी ज़ुबान से। सही है। तो होम्यो का मतलब होता है सेम, पैथी का मतलब होता है डिज़ीज़, यानी कि जो डिज़ीज़ की जो अलामात है ना वही इस डिज़ीज़ की जो अलामात है उनको वही दवा ख़त्म कर सकती है जिस दवा की अलामात इस डिज़ीज़ की अलामात से मिलती जुलती हों। ठीक है, आपने ऐसे लिखनी है इसकी डेफिनेशन कि होम्योपैथी जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, यानी कि यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये दो अल्फाज का मजमूआ है। होम्यो का मतलब होता है सेम और पैथी का मतलब होता है डिज़ीज़, यानी कि इस डिज़ीज़ को वही दवा जो है वो इस डिज़ीज़ की अलामात को, किसी भी बीमारी की अलामात को वही दवा ख़त्म कर सकती है जिस दवा की अलामात जो हैं वो इस बीमारी की अलामात से मिलती जुलती हों। अब आपको पता है कि होम्योपैथी में जो तमाम अद्वियात होती हैं वो सेहतमंद इंसानों पर आजमाइशुदा होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मेडिसिन बनाई है उसे डायरेक्ट मरीज़ को दे दिया, नहीं, पहले दवा बनाई, फिर उसके लिए सेहतमंद इंसान जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी उसे जो सेहतमंद होता है उसे वो दवा खिलाई जाती है, और फिर उसकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात का इजहार करती है। वो जो अलामात होती हैं जो मरीज़ बताता है और जो हमें नज़र आती हैं वो हम एक किताब में लिख लेते हैं और जिसे हम मेडिका मेडिका कहते हैं। फिर वही अलामात हम कहते हैं कि ये अलामात जो हैं ये इस दवाई की अलामात हैं। फिर उसी अलामात रखने वाली, वही उस तरह की अलामात रखने वाला मरीज़ जब आता है तो हम क्या करते हैं कि वही दवाई उस मरीज़ को देते हैं, जिससे वो मरीज़ जो होता है सेम अलामात जब मैच हो जाती हैं तो वो मरीज़ जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ये है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी एक लातीनी ज़बान का एक जुमला है जिसका मतलब है जो है सिमिलिया सिमिलिबस कोरेंटोर। उसका जो तसव्वुर है ना वही बेसिकली होम्योपैथी है। सिमिलिया, सिमिलिया का मतलब होता है सेम, ठीक है, सिमिलिबस कोरेंटोर। ठीक है, इसका मतलब पूरे जुमले का मतलब है इलाज बिल मसल। ठीक है, तो यही बेसिकली होम्योपैथी को ही डिफ़ाइन करता है। ये लैटिन लैंग्वेज का एक जुमला है, सिमिलिया सिमिलिबस कोरेंटोर। तो जो ये कहते हैं ना इसका मतलब यह है इलाज बिल मिसल। तो अगर हम देखें तो होम्योपैथी भी क्या है, एक इलाज बिल मिसल। तो ये इस जुमले को क्या करती है, डिफ़ाइन कर देती है होम्योपैथी। ठीक हो गया, ये होगी होम्योपैथी की डेफिनेशन। लिखने के बाद थोड़ा सा दो तीन जो हैं डॉक्टर्स उनके बारे में लिख देना है कि ये होम्योपैथी की डेफिनेशन किस तरह से करते हैं। तो एक आप लिख दें कि जो डॉक्टर, ज़ाहिर है होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर हनीमन, उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, और इसके अलावा फिर दूसरे डॉक्टर्स ने भी होम्योपैथी की डेफिनेशन की है। डॉक्टर क्लार्क जिनमें आते हैं, ठीक है, उनका कहना है कि होम्योपैथी जो है ये वाहिद ये तरीक़ा शिफा है। ठीक है, इसका दुनिया ने फ़र्स्ट टाइम इसको दुनिया ने क्या किया है, ऑब्ज़र्व किया है। ये वो वाहिद तरीक़ा शिफा है जिसे दुनिया ने ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, ये डॉक्टर क्लार्क ने कहा था। और इसके बाद आप बेशक सर सैयद अहमद ख़ान का भी लिखते हैं कि वो क्या कहती हैं, अहम शख्सियात। ठीक है, उनमें सर सैयद अहमद ख़ान भी हैं, और इन्होंने होम्योपैथी के बारे में कहा था कि होम्योपैथी एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि ना फितरत के सूलों के मुताबिक है, बिल्कुल नेचर के साथ मिलता है। तो होम्योपैथी को अब
उन्होंने उस ज़माने में कहा था कि होम्योपैथी की अब मुखालफत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि होम्योपैथी ने जितनी भी मुखालफत वाली जो टाइम था ना वो उसका गुजर गया है। जितनी इसने मुखालफत लोगों ने इसकी करनी थी वो कर चुके हैं। अब होम्योपैथी जो है मुखालफत की मनाजिल तय कर चुकी है। अब इस इलाज को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग जो है वो इसको मानने लग गए हैं। ठीक है, तो ये इलाज जो है यकीनी तौर पर ये इंसानों के लिए नफ़ा बख्श है। ठीक है, ये डॉक्टर सर सैयद ख़ान ने ये कहा था, और डॉक्टर क्लार्क ने इसके बारे में क्या कहा था कि ये जो है ये वाहिद तरीका शिफा है जिसका दुनिया ने क्या किया है, मुशाहिदा किया है। इसके बाद आप ये लिख देना कि जो डॉक्टर डेवी हैं, डॉक्टर क्लार्क का लिखना है, उसका सर सैयद ख़ान का, और फिर उसके बाद डॉक्टर डेवी का लिख देना है आपने कि इन्होंने क्या कहा था। इनकी जो है वो आप इंग्लिश में बेशक लिख लो जो इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि होम्योपैथी इज़ अ ब्रांच ऑफ थेराप्यूटिक्स, कि जो होम्योपैथी है ये किसकी ब्रांच है? थेराप्यूटिक्स की। ठीक है, थेराप्यूटिक्स इसकी एक ब्रांच है। थेराप्यूटिक्स मतलब जो इलाज करते हैं, तिब की एक ब्रांच है। बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस करती है? लॉजिकल। कोई ये नहीं कह सकता कि ये साइंटिफिक तरीका इलाज नहीं, ये साइंटिफिक तरीका इलाज है। इन्होंने कहा था कि ये थेराप्यूटिक्स की ही ब्रांच है जो कि लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग पर, साइंटिफिक जो रीजनिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग पर क्या करती है? बेस करती है। ठीक है, और जो बेस, और ये जो लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग आपको पता है कि ये किस पर बेस करती है? इजीली कंप्रीहेंसिव प्रिंसिपल्स पर। तो डॉक्टर डेवी ने क्या कहा कि होम्योपैथी इज़ अ ब्रांच ऑफ थेराप्यूटिक्स बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजनिंग विच इज़ बेस्ड ऑन इजीली कंप्रीहेंसिव प्रिंसिपल्स, कि होम्योपैथी जो है ये साइंटिफिकली भी इन्होंने प्रूव किया था, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो इतने आसान हैं कि वो सबको समझ आ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि इसके कौन से असूल हैं, कौन से कवानीन हैं, और कौन से ज़वाबित हैं, कौन से रूल्स हैं। ठीक है, होम्योपैथी के डिफ़ाइन करने के बाद इतनी आपकी डेफिनेशन इनफ है। 2-3 साइंटिस्ट के बारे में भी, या ये जो हैं डॉक्टर, इनके बारे में इनकी जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ब्लैक पॉइंट के साथ। ठीक है, हेडिंग देकर और प्यारा सा करके लिखना है, ब्लैक पेंसिल के साथ आपने डॉक्टर्स के बारे में लिखना है कि इन्होंने ये कहा था। ठीक है, और साथ में इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको स्टेटमेंट को क्लोज़ कर देना है। अच्छा जी, इसके बाद इसके रूल्स कौन से हैं, होम्योपैथी के कौन से कवानीन हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होम्योपैथी में जो दवाई देनी है, देखिए होम्योपैथी की रूल्स क्या होते हैं होम्योपैथी के, इनके जो आपने होम्योपैथी दवाई सजेस्ट करनी है वो किस तरह होनी चाहिए। ठीक है, कोई रूल होते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं हम होम्योपैथी की दवाई किसी को दे देंगे। सबसे पहले तो आपने जो पहला होम्योपैथी की डेफिनेशन है ना, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि होम्योपैथी की जो दवाई है वो देनी है जो कि मरीज़ के अलामात से जिसकी अलामात मिलती जुलती हों। यानी कि दवा कैसी होनी चाहिए? बिलमिसल। बिलमिसल का क्या मतलब है? जो कि मरीज़ जिस दवाई की अलामात मरीज़ की अलामात से मुशाबत रखती हूँ। ठीक है, मुशाबत रखती हूँ। फिर ऐसी ही दवाई जब मरीज़ को देंगे तो मरीज़ जो होगा वो ठीक हो जाएगा और उसकी जो अलामात होगी उनका जड़ से खात्मा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, होम्योपैथी के आपको अद्वियात का पता है कि होम्योपैथी के अद्वियात जो होती हैं ये बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती हैं। ठीक है, और ये बीमारी का जड़ से खात्मा करती हैं। तब कब? जब मरीज़ की अलामात जो हैं वो दवाई की अलामात के मुताबिक सजेस्ट हों। ठीक है, दवाई की जो अलामात है वो मरीज़ के अलामात के मुताबिक दवाई वो सजेस्ट हो। तो पहले आपने लिखनी है कि दवा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बिलमिसल। ये हेडिंग है। ठीक है, आप इसमें फिर लिख दो कि दवा बिलमिसल क्या होती है, जिसकी अलामात जो होती हैं वो मरीज़ के अलामात से मिलती जुलती हों। ठीक है, और फिर वो अलामात जब मरीज़ को दी जाती है तो मरीज़ जो होता है वो मुकम्मल शिफायाब हो जाता है और उसकी बीमारी का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया पहला कानून। अब इसके बाद आपने दूसरा रूल कौन सा लिखना है? दवा कैसी, ये तो आपने लिख दिया कि दवा बिलमिसल क्या होती है। ठीक है, ये सारा इसकी हेडिंग में आपने लिख देना है। जो भी दवा देनी है वो अलामात के मुताबिक देनी है। दूसरी आपने हेडिंग ये देनी है कि जो दवा हो वो वाहिद हो, एक दवाई देनी है। जैसे कि अगर आप एलोपैथी में आप ये भी लिख सकते हो, आपने हेडिंग आपको याद हो जाए ना, बीच में आप कुछ भी लिख दो,
जो आप क्लियरली अगले को समझ आ जाए। वही दवा अब आप ऐसे एलोपैथी के साथ भी आप इसको कंपेयर करके बता सकते हो कि भाई जिस तरह से वो, अगर हम एलोपैथी में देखें तो ढेर दवाइयाँ जो होती हैं ना वो मरीज़ ने पकड़ी हुई होती हैं, ठीक है। पहले ये दवाई लेनी है, दिमाग की दवाई लेनी है। अब दिमाग की दवाई लेने से साइड इफ़ेक्ट उसका ये आएगा कि मैदे पे असर पड़ेगा, साथ में मैदे की भी दवाई दे देते हैं। फिर मैदे की दवाई के साथ फिर उसकी दिमाग की दवाई जो होती है वो मैदे की दवाई जो होगी वो किसी और चीज़ पे असर डालेगी, तो उसको ठीक करने के लिए तीसरी दवाई भी दे देते हैं। तो इस तरह से करके ना 5-6 दवाइयाँ तो लाजमी मरीज़ ने एक दिन में खानी होती हैं, ठीक है, तब जाके मरीज़ जो है वो स्टेबल होता है। जबकि होम्योपैथी में सिर्फ एक ही दवाई होती है जो मरीज़ की तमाम अलामात को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। तो होम्योपैथी में वही दवा क्यों दी जाती है, एक ही दवा क्यों दी जाती है? आपने कभी सोचा कि होम्योपैथी में ज़्यादा दवाइयाँ क्यों नहीं दी जाती? देखिए, अब मैं इसका एक चीज़ आपको बता दूँ, हम लोग ज़्यादा दवाइयाँ क्यों देते हैं? हमने जब होम्योपैथी की दवा का तजुर्बा करना होता है ना, तो हम जो सेहतमंद इंसान है ना उसे एक दवाई देते हैं। हम उस सिंगल रेमेडी की अलामात जानना चाहते हैं कि एक दवाई क्या क्या असर पैदा कर सकती है इंसान के जिस्म में। फिर वो सारा जो असर करती है ना वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम 3-4 दवाइयाँ इकट्ठी ही मरीज़ वो जो है इंसान जो प्रूवर है, जो जिसको दवाई दी जाती है ना, जो सेहतमंद इंसान जिस पे दवाई आजमाई जाती है उसे प्रूवर कहा जाता है। अगर हम प्रूवर को एक साथ ही 3-4 दवाइयाँ दे देंगे तो क्या हम इसकी जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सी दवाई ने कौन सा असर किया है? नहीं कर सकते ना। सेम अगर हम किसी मरीज़ को 3-4 दवाइयाँ इकट्ठी या उनका कंपाउंड फॉर्म में अगर हम दे दें तो क्या होता है, एक तो उनके अलामात आपस में मिक्स हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं लगता कि किस दवाई से मरीज़ को आराम आया, किसने क्या इफ़ेक्ट क्रिएट किया वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ ये होती है कि होम्योपैथी में एक दवाई जो होती है ना वो दूसरी दवाई के असर को ख़त्म भी करती है। एंटीडोट, आप जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे कि एक दवाई दूसरी दवाई की मावन भी होती है, यानी कि जो पहले दवाई अगर कम असरकारी है तो उसके असर को बढ़ाने के लिए हम दूसरी दवाई देते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है एक दवाई दूसरी दवाई जो होती है वो पहली दवाई के मुतज़ाद होती है, यानी कि अगर आपने पहली दवाई दी हुई है तो अगर कोई उसकी नेगेटिव दवाई अगर हम दे दें तो वो उसको इंतशार की हालत जो है वो पैदा कर देती है जिस्म में, ठीक है। तो अगर हम कंपाउंड मेडिसिन देंगे तो क्या हो सकता है, एक तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि किस मेडिसिन से मरीज़ को आराम आया है। दूसरा हमें ये भी पता नहीं चल सकता है कि मरीज़ के जो हम दूसरी दवाई दे रहे हैं वो कि ऐसा ना हो कि पहली दवाई को ही उसका असर ख़त्म कर दे, और ना हमें ये पता चल सकता है कि मरीज़ की हालत ख़राब हो जाए। तो हम फिर एंटीडोट किसका करें? भाई एंटीडोट तो सिर्फ एक ही दवाई का होता है ना। अगर आपने 4-5 दवाइयाँ इकट्ठी दे दी हैं तो आप किस को एंटीडोट करोगे? अब वो तो मिक्स हो गई हैं, तो फिर हम एंटीडोट कैसे करेंगे उसका? तो ये इसी वजह से हम एक ही दवाई देते हैं और फिर एक ही दवाई उस मरीज़ को ठीक कर देती है। अगर एक दवाई जो है वो ठीक ना भी लगे मरीज़ को, अगर डॉक्टर से सही सजेस्ट नहीं हुआ तो हम उसे एंटीडोट तो कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई जो है कैमोमिला जो या फिर जो कैमोमिला है इसका असर जो है वो नक्सोहमीका से ज़ाहिर होगा, हमें ये पता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वाहिद दवा देने से एक तो मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक भी हो सकता है, और अगर उसे आराम ना आए तो हम उसे एंटीडोट भी कर सकते हैं। इसी वजह से हम होम्योपैथी में एक ही दवा देते हैं। और एक चीज़ और, जिस तरह कि आपको पता है कि हमारा होम्योपैथी क्या तसव्वुर करती है, होम्योपैथी का ये मानना है कि एक इंसान जो है उसका जो जिस्म है ना वो एक इकाई है, हम इसको एज अ यूनिट देखते हैं। हम कभी भी ये नहीं देखते कि इसकी आँख का मसला है तो भाई आँख की दवाइयाँ देते जाओ। हम ये देखते हैं कि आँख की अगर दवाइयाँ देंगे तो बाकी जिस्म पे भी तो उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगर आँख की कोई दवाई देने तो उसका, अगर दिमागी मरीज़ आया हमारे पास, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ और मेरे पास कोई दिमागी मरीज़ आता है, मैं उसे कोई दिमाग की दवाई देती हूँ, साथ में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ वो दिमाग तक की जाए, बाकी जिस्म पे उसका कोई इफेक्ट ना हो। होगा, बिल्कुल होगा, उसका मैदा ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे तब भी तो मैं दूसरी दवाई लगाती हूँ। तो हम लोग जो हैं ये एलोपैथी वाले की मैं बात कर रही हूँ, होम्योपैथी वाले इस चीज़ को नहीं मानते। होम्योपैथी कहते हैं कि भाई हमने पूरे जिस्म को, एलोपैथी वाले ना हर ऑर्गन को ट्रीट करते हैं, उनका काम ऑर्गन ट्रीट करना होता है। यही वजह कि कोई बना हुआ है जी आई स्पेशलिस्ट बना हुआ है, कोई मैदे का स्पेशलिस्ट बना हुआ है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट बना हुआ है, उन्हें मतलब कि एक ऑर्गन पे वो रिसर्च करते हैं। जबकि हम
एज अ होल ह्यूमन बॉडी को तस्वर करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम ये दवाई देंगे तो इसका असर जो है ये बॉडी के इस हिस्से पर भी आएगा। तो वो दवाई जो कि बॉडी के तमाम हिस्सों को जो फंक्शन जो ख़राब हुए हैं उनको ठीक करने की सलाहियत रखती है, हम वो दवाई सजेस्ट करते हैं। वो एक ही दवाई होती है, वो उसके लिए हमें 4-5 दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो ना तो दूसरा हिस्सा भी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, ठीक है। तो हमने दूसरे हिस्से को भी एक ही दवाई से ट्रीट करना होता है, ठीक हो गया। तो ये बातें आप सारी लिख सकते हैं बीच में, आपका काफ़ी लेंथी पेपर हो सकता है। अच्छा जी, आगे आपने क्या लिखना है, इसके बाद 2 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद आपने लिखना है कि होम्योपैथी दवाई ठीक है जी, हमने बिल मिसल भी सजेस्ट कर ली, एक दवाई सजेस्ट कर ली, लेकिन अब उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी मिकदार। तो याद रखना है कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती हैं वो नहायत ही कलील मिकदार में दी जाती हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप देखें ना तो होम्योपैथी में एक 30 पोटेंसी होती है, फिर 200 होती है, फिर 1 m होती हैं, और फिर उससे ऊपर cm जाके कितनी ताकतें होती हैं, ठीक है। तो हम जो देते हैं ना सबसे पहले मेडिसिन उसे कलील मिकदार में 30 पोटेंसी में देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट cm जो है ये हाईएस्ट ताकत होती है, ठीक है। आगे इसका फार्मेसी में आपको और भी बताऊंगी कि ये किस तरह से बनती हैं ताकतें। तो 30 पोटेंसी में हम देंगे कलील मिकदार, ठीक है। अब इससे पहले हमने इस 30 से स्टार्ट करना होता है, हम डायरेक्ट cm 1 m पे नहीं जा सकते, वो दूसरे केसेस में जा सकते हैं जब डिज़ीज़ जो हो वो क्रोनिक हो। अब दूसरी चीज़, एक तो हमने कम मिकदार में देनी है, दूसरी चीज़ क्या नोट करनी है, हमने मरीज़ की जिस्मानी हालत को भी देखना है। अगर तो मरीज़ जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना तो उससे मेडिसिन 30 पोटेंसी में लगेगी, लेकिन अगर मरीज़ जो है वो सेहतमंद तंदुरुस्त है तो उसके लिहाज से हम क्वांटिटी जो है वो उसकी पोटेंसी वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर बंदा होगा उस पर दवाई बहुत जल्दी असर करेगी, और जो थोड़ा मोटा होगा ना उस पर असर करने के लिए हमें इसकी ताकत को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। 30 ताकत है, 200 इससे बड़ी ताकत है, 1 m उससे भी बड़ी ताकत है, और cm उससे भी बड़ी ताकत है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो आपको पता चल गया। अब तीसरी चीज़ जो कि होम्योपैथी के रूल्स में आती है, चौथी चीज़ मिकदार का भी हो गया। चौथी चीज़ में आता है कि अब मेडिसिन तो हमने दे दी, अब रिपीट कब करना है, कि कब कब लेना है, रिपीट कब करना है इस मेडिसिन को, ठीक है। तो इसके लिए चौथा पॉइंट क्या हुआ, चौथा रूल कौन सा है, दवा की रिपीटिशन, यानी कि दवा का दोहराना। तो भाई याद रखो एक बात कि होम्योपैथी में जब भी हम कोई दवाई देते हैं, जब तक वो दवाई मरीज़ के जिस्म में अपना असर कर रही है, पता चल जाता है ना कि मरीज़ कहेगा मुझे आराम आ रहा है, ठीक है। तो जब मरीज़ कह देना कि बस इतना ही आराम आया, उसके बाद आराम आना बंद हो गया, फिर आपने दवाई दोहरानी है। जब तक मरीज़ को आराम आ रहा है ना, मरीज़ की कंडीशन बेहतर होती जा रही है, तब तक आपने दवाई को दोहराना नहीं है, ठीक है। जब मरीज़ कहेगा कि अब आराम आना बंद हो गया है, अब थोड़ा सा रह गया, फिर आपने दवा को दोहराना है, ठीक है। कि डॉक्टर हनीमैन जो दीगर होम्योपैथ से ना, इनके नज़रियात के मुताबिक जो दवा की कलील तरीन मिकदार होती है, एक तो वो पोटेंसी की सूरत में इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर दवाई की पहली खुराक से दवा का असर शुरू हो जाए ना तो दवा को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका नताइज देखना चाहिए। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक बंदे को एक ही डोज से आराम आ जाता है, तो अगर आप दोहराएंगे तो क्या हो सकता है, या तो अलामात वापस मुड़ आएंगी, ठीक है, और भी शिद्दत के साथ मुड़ सकती हैं, तो या फिर कोई और नुकसान होगा। तो नेवर रिपीट योर रेमेडी एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज़ टू एक्ट, ठीक हो गया। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे जो पॉइंट है वो है इनफरादियत। ये आपने लिखने के बाद, इसके बाद 5वां जो रूल है वो आपने इनफरादियत का लिखना है। देखिए होम्योपैथी में मैंने आपको बताया कि हम इंसान को एक यूनिट क्रिएट करते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एलोपैथी में अगर हम देखें ना तो एलोपैथी में अगर कोई बंदा बीमार है ना, या किसी को बुखार है, तो मोस्टली सबको यही कहते हैं भाई किसी का सर दर्द कर रहा, सारे ही पैनाडोल, ज़्यादातर पैरासीटामोल एक ही बंदा ले रहा होता है, हर बंदा ले रहा होता है, ठीक है। एक बंदे को आराम आता है वो कहते हैं भाई तुम भी ले लो, मतलब कि ये मेडिसिन ऐसी हैं जो हर पेशेंट को याद हैं, ठीक है। पैरासीटामोल ले लो, आइबुप्रोफेन ले लो, ठीक है, ये ब्रूफन वगैरह ये मेडिसिन हर एक ले रहा है। उसमें ये देखा ही नहीं जाता कि एक बंदे को बुखार किस वजह से हुआ है, या एक इंसान को सर दर्द किस वजह से हुआ है। किसी इंसान का हो सकता है गर्मी की वजह से सर दर्द हो रहा हो, किसी का हो सकता है उसकी आई साइट वीक हो गई इसलिए सर दर्द हो रहा हो,
किसी को किसी और वजह से, मैदे की खराबी की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, डिफरेंट काइंड होती है ना। फिर अब ये भी एक तो चीज़ ये वजूहात होगी, दूसरा ये भी तो देखना चाहिए ना कि भाई इस बंदे का जो, ये बंदा जहाँ रह रहा है वहाँ का माहौल इतना ख़राब है, गंदगी में रह रहा है, इस वजह से सर दर्द कर रहा है, वहाँ पे कीचड़ है, उसकी बदबू से सर दर्द कर रहा है। ठीक है, होता है कुछ लोगों को एलर्जी होती है, या माहौल भी तो डिपेंड करता है ना। हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हर इंसान की तबीयत जो होती है ना वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत गुस्से वाले मिजाज के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, कुछ बहुत जालिम किस्म के इंसान होते हैं। तो हर इंसान को उसके मिजाज के मुताबिक हम दवा देते हैं। हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि भाई एक दवाई जो बुखार के लिए है तो वही हर एक को दे दें, नहीं। इसी वजह से होम्योपैथ जो होते हैं वो केस टेकिंग उनकी काफ़ी लंबी हो जाती है, जबकि एलोपैथ जो होते हैं वो एक दिन में 500 भी पेशेंट चेक कर लेते हैं, जबकि होम्योपैथिक 2 पे ही बैठा रहता है कि इसको किस तरह से, इसको कौन सी दवाई हमने सजेस्ट करनी है। क्योंकि हम बेसिकली हिस्ट्री में यही ले रहे होते हैं कि भाई ये बंदा किस मिजाज का है, इससे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सा मौसम पसंद है, किस मौसम में इसकी तबीयत ख़राब होती है, इसको सर्दी ज़्यादा तो नहीं लगती है कहीं, ये बंदा जो है ये किस तरह के माहौल में रह रहा है, ये किस तरह का पेशा है इसका। कुछ लोग जो कारखानों में काम करते हैं वो अक्सर दमे की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और अगर हम को ये, और कुछ लोगों को वैसे घर में बैठे बैठे दमा हो सकता है, किसी को किसी दूसरे से इन्फेक्शन हो सकता है। तो डिफरेंट वजूहात होती हैं ना, तो हम इन वजूहात को देखकर और हर मरीज़ के मिजाज के मुताबिक दवा सजेस्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये थे 5 पॉइंट्स। ठीक है, ये 5 रूल्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। और एक छठा रूल जो है उसमें यही है कि आजमाइशुल अदविया, यानी कि होम्योपैथी में जो भी, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि होम्योपैथी में जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सेहतमंद इंसानों पर पहले उनकी आजमाइश होती है, फिर जो अलामात आती हैं वो अलामात रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, जिसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, जिस रजिस्टर में उसे हम मेडिका कहते हैं। इन जानवरों पर आजमाई नहीं गई हैं, क्योंकि देखिए अगर एक दवाई है, आप खुद सोचें अगर वो जानवर को आप दे रही हो, जानवर को बेचार अगर बुखार हो गया वो तो आप लिख लोगे, लेकिन जानवर क्या फ़ील कर रहा है, जानवर के सर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो तो आप नहीं जज कर सकते हो ना। तो वो तो जानवर बोल ही नहीं सकता, फिर आप किस तरह से उसके अलामात लिख सकते हो। जबकि होम्योपैथी में एक सेहतमंद इंसान को पहले तो ढूंढते हैं कि सेहतमंद हो, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। फिर जो वो बातें बताता है कि उसको ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है इस दवाई खाने के बाद, फिर वो सारी बातें लिखी जाती हैं होम्योपैथी के रजिस्टर में। ठीक हो गया, तो ये थे होम्योपैथी के कानून। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सारे आपने कानून इस तरह से ये हेडिंग याद कर लेनी है। सबसे पहले इलाज दवा जो है वो बिलमिसल होनी चाहिए, फिर वाहिद दवा होनी चाहिए, फिर इसके बाद जी कलील मिकदार होनी चाहिए, फिर दवा की रिपीटिशन कब करनी है, इनफरादियत को देखना है, और आजमाइशुल अदविया। ये 6 रूल्स आपने याद कर लेने, हेडिंग याद कर लेनी है, और बाकी जो बातें मैंने बताई हैं वो आप बीच में लिख दें, तो आपका ये क्वेश्चन जो होगा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं।